नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। आज के इस क्लास में हम संविधान की भाग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाली जो क्लास हुई 3-4 उसमें आपने प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लिया था। हमने बहुत ही गंभीर चर्चा उस पर की थी, डीप चर्चा की थी, कुछ भी उसमें नहीं छोड़ा था और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने लिए थे जो कि परीक्षा में आपके आ सकते हैं। तो वो सारे वीडियोज़ आपको मिल गए होंगे संभवतः। अब हम उससे आगे बात करेंगे और संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो मैं क्लास स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ ज़बरदस्त ऑफ़र के बारे में जो अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है। और ये बहुत बेहतरीन ऑफ़र है। यदि आप यूपीएससी सीएससी की सीरीज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझसे अक्सर पूछा करते थे कि हमारे पास कहाँ से हमको बुक खरीदनी है, कैसे क्या खरीदनी है, अगर कोई क्लास लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए अनअकैडमी लेकर के आया है बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइड में, सी एस सी एश्योर यू क्रैक इट वी एश्योर टू बी विथ यू, यानी कि ये आपके साथ हैं। आपको एक सस्ते रेट पर ये कोर्स आपको उपलब्ध करवाएंगे। बट यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि ये ऑफ़र जो आपको दे रहे हैं ये 28 अगस्त तक का इनका ऑफ़र है। ठीक है, तो जो भी लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो फटाफट ज्वाइन कर लें और इस्तेमाल करें कोड ओनली यूपीएससी 10। ठीक है, इस कोड को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कुछ वहाँ पर छूट भी मिलेगी। ठीक है, ये बहुत सारे लोन का भी इनको इनके पास एक प्रोग्राम है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, यदि आप कोई कन्फ्यूजन आपको अभी भी है, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। इसके अलावा आप अक्सर मुझसे पूछते थे कि बुक्स कौन सी लें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 बुक्स जो बहुत ही ज़रूरी है यूपीएससी की तैयारी में वो आपके लिए लेकर के आया अनअकैडमी। तो इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसका रेट मात्र 10,000 रुपये है। बहुत ही बेहतरीन ऑफर है आपके लिए, तो आप फटाफट इसको खरीद लीजिए। चलिए अब क्लास की शुरुआत करते हैं और आते हैं अपने क्लास पर। ठीक है, ओके, क्लास पे आते हैं और पहले स्लाइड में खोल लूँ। हाँ, ये रहा हमारा स्लाइड। ठीक है, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 1 क्या है, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र है। तो आज के इस क्लास में हम उस पर ही चर्चा करेंगे और फोकस करेंगे अनुच्छेद 1 पर। ठीक है, जो संविधान का भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक की चर्चा है। ठीक है, लेकिन वो सारे अनुच्छेद एक दूसरे से संबंधित भी हैं और उनका क्षेत्र एक दूसरे से काफ़ी अलग भी है। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर क्लास में बात करेंगे अनुच्छेद 1 की डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ, पहले उसका सब्जेक्ट क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसका क्या है, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। अब चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हैं, समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और इससे आप क्या चीज़ जान पाते हैं, क्या चीज़ समझ पाते हैं। ठीक है, तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ने के बाद में समझ क्या पाते हैं। ठीक है, किसी देश के संविधान का पहला अनुच्छेद क्या बता रहा है कि उस देश का नाम क्या है और उस देश के राज्य करने की पद्धति क्या है। तो यहाँ पर आप 2 पॉइंट समझ पाते हैं, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। देखिए, जब आपका भारतीय संविधान बन रहा था उस वक्त इंडिया का नाम क्या हो इसको लेकर के बड़ी बहस थी, क्योंकि उसी वक्त लड़ाई चल रही थी भारत के विभाजन को लेकर के। कोई धर्म के नाम पर देश का विभाजन करना चाह रहा था, तो कोई अपनी राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए नए नए चाल चल रहा था। तो उसमें खालिस्तानी मूवमेंट भी, खालिस्तान के लोग भी अपनी मांग रख रहे थे, पाकिस्तान का अलग से मांग था। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक जो है उनकी एक अलग ही लड़ाई थी। तो कुल मिलाकर के आइडिया ऑफ इंडिया में इंडिया के नाम को लेकर के ही बड़ी एक संशय की स्थिति बनी। तो कई नामों में 2 नाम पर ज़्यादातर लोग सहमत होते हुए दिखे, एक तो भारत और दूसरा इंडिया। तो जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे उन्होंने कहा कि ठीक है, भारत हमें पसंद है, भारत से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो साउथ इंडिया के लोग थे वो चूँकि हिंदी को पसंद नहीं करते थे और एक तरीके से उनको लगता था कि हिंदी उनके ऊपर थोपी जा रही है, तो इसलिए वो चाहते थे कि नाम जो है वो इंडिया होना चाहिए। तो इसीलिए दोनों नाम रखा गया।
ये सवाल यूपी बेसिस में कई बार पूछा गया है कि इंडिया का जो है, इंडिया या भारत का नाम क्या है। तो कहीं पर भी कागजों में भी आपको हिंदुस्तान नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। केवल दो नाम भारत के इस्तेमाल होते हैं, जब इंग्लिश में लिखा जाता है तो इंडिया लिखा जाता है, और जब हिंदी में लिखा जाता है तो भारत लिखा जाता है, ठीक है। आप देखते होंगे भारत का राजपत्र छपता है, भारत सरकार लिखा होता है, इंडियन गवर्नमेंट लिखा होता है, कहीं पर आपको हिंदुस्तान का सरकार लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुसार दो नाम हैं, एक है इंडिया और दूसरा है भारत। तो जो पहला अनुच्छेद है उससे क्या निकल करके सामने आया कि नाम क्या है, देश का नाम क्या है। तो देश का नाम इंडिया यानी भारत है। दूसरा क्या है, राज्यों का संघ होगा। ये क्या है, राज्यों का संघ होगा, ये क्या बता रहा है। ये सिर्फ एक छोटा सा वाक्य नहीं है, ये एक पद्धति बता रहा है कि राज्य कैसे होगा, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसका कल्चर कैसा होगा, ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो राज्यों का संघ होने का मतलब कि जो इंडिया है वो राज्यों से मिल करके बना है, राज्यों के समूह उसमें है, बट वो राज्य किसी समझौते के परिणाम नहीं है। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने शब्दों में कहा था कि भारत के राज्य अमेरिका की तरह किसी समझौते के आधार पर नहीं जुड़ेंगे। जैसे आप देखते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फ्लैग में आपको 50 स्टार दिखते हैं, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो वहाँ पर जो राज्य हैं, अमेरिका में कितने राज्य हैं, 50 राज्य हैं, तो उनको दिखा रहे होते हैं कि अमेरिका किससे बना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका किससे बना है, स्टेट्स के समूह से बना है। बट वहाँ क्या है कि वो स्टेट्स जो है वो एक एग्रीमेंट के तहत जुड़े हुए हैं, इसीलिए वहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है, एक यूएस की नागरिकता होती है और एक स्टेट की नागरिकता होती है। जैसे आप पेंसिल्वेनिया से हैं कि आप न्यूयॉर्क से हैं, ठीक है, तो उनका अलग से भी एक जो है नागरिकता होता है। लेकिन इंडिया में कोई अलग से नागरिकता नहीं होती है। जम्मू कश्मीर के मामले में थी, लेकिन मोदी जी की कृपा से वो भी समाप्त हो गया है, ठीक है। हाँ, मोदी जी की कृपा से इसलिए कह रहे हैं कि जब वो प्रधानमंत्री थे तब उसको समाप्त किया गया, बाकी कोई मोदी प्रेम की वजह से नहीं, ठीक है। तो बात यह है कि इंडिया में आपको उत्तर प्रदेश का अलग से आइडेंटिटी नहीं मिलता है, आप भारत के नागरिक होते हैं। हाँ, बशर्ते आप उत्तर प्रदेश राज्य में रह रहे हैं, लेकिन वो अलग से आपकी नागरिकता नहीं है। तो यहाँ पर राज्यों के संघ का होने का मतलब कि बशर्ते इंडिया समूह है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, लेकिन वो किसी कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम नहीं है, किसी संविदा का परिणाम नहीं है, वो एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका मतलब। वर्तमान में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये तो आप जानते होंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। जिनको पता है फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। आगे बात करते हैं अब हम। स्लाइड को मैं ऊपर कर दूं, हाँ ठीक, एक सेकंड बस, मैं स्लाइड को ऊपर कर लूँ और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अभी यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि भारतीय क्षेत्र और भारतीय संघ में क्या अंतर है, ठीक है। भारतीय क्षेत्र और भारतीय संघ, जब आप बोलते हैं कि ये इंडिया का एरिया है, ठीक है, पिक्चर में डायलॉग होता था कि ये फला दादा का एरिया है, ये धमका दादा का एरिया है, ठीक है। तो ऐसे में हर देश का अपना एरिया होता है। लेकिन भारतीय संघ शब्द जो एक शब्द समूह है और भारत के क्षेत्र शब्द समूह, इसका अंतर क्या है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। जब आप बात करते हैं भारत के संघ की, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडियन स्टेट्स, इसका मतलब ये होता है कि जो अलग अलग राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तेलंगाना है, केरल है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ये सब मिल करके एक भारत का संघ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भारत का संघ बनाते हैं। अब मान लीजिए कि भारत कोई और क्षेत्र अपने सीमा में ऐड करे, क्योंकि भारत एक क्या है, सॉवरेन कंट्री है, ठीक है। वो किसी देश से समझौता भी कर सकता है, वो किसी देश पर जो है अटैक भी कर सकता है, अगर उसको लगता है कि वो जो है उसको करना चाहिए, क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है।
तो अगर भारत अपने आप को एक्सपेंड करता है और किसी दूसरे क्षेत्र को भारत में ऐड करता है, जैसा कि वो कर सकता है, संविधान ने उसको पावर दिया है, तो वो जो एरिया होगा वो भारतीय क्षेत्र में समाहित होगा। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि जो भारत के क्षेत्र शब्द समूह है वो ज़्यादा व्यापक है बशर्ते भारत के संघ से। भारत के संघ जो है वो एक छोटी सी अवधारणा है जिसमें राज्यों के समूह के बारे में बात हो रही है, लेकिन जो भारत का क्षेत्र है उसमें संपूर्ण क्षेत्र की बात हो रही है। जैसे पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए हमने अलग से संविधान सभा में सीटें छोड़ के रखी है जम्मू कश्मीर में, लेकिन क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर चलता है? नहीं चलता। वहाँ पर तो पाकिस्तान का चलता है क्योंकि पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर रखा है गैर कानूनी तरीके से, ठीक है, लेकिन वो हमारा क्षेत्र है ना, ठीक है। तो जब वो एक राज्य के रूप में जब भारत के साथ जुड़ा होता तो भारतीय संघ का हिस्सा होता, लेकिन वो एक राज्य के रूप में भारत के साथ नहीं जुड़ा, वो भारत के क्षेत्र के साथ में जुड़ा हुआ है, वो है इंडिया का पार्ट, ठीक है, लेकिन वो एक राज्य के रूप में, पर्टिकुलर राज्य के रूप में उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ। हालांकि जब आप इसको कश्मीर के साथ जोड़ करके देखेंगे तो आप उसको भारत के संघ का हिस्सा कह सकते हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे जो क्षेत्र हैं, जैसे बेरूबाड़ी केस में हुआ था, तो बेरूबाड़ी केस में क्या हुआ कि रेड क्लिफ ने जो गलतियां की थी उसके आधार पर जो समस्या उत्पन्न हुई कि एक क्षेत्र था जो बांग्लादेश का पार्ट होगा कि इंडिया का पार्ट होगा, इसमें कंफ्यूजन था, तो उसके लिए संविधान संशोधन किया गया, तो क्षेत्रों का बंटवारा हो गया। अब वो जो नया क्षेत्र जुड़ा वो जरूरी नहीं है कि किसी राज्य का पार्ट हो, या हो सकता है कि पार्ट हो। तो भारतीय क्षेत्र की अवधारणा का मतलब एक व्यापक अवधारणा है जिसमें भारत का पाई पाई का जो जमीन है ना उसका हिसाब रखा जाता है, और भारतीय संघ का मतलब होता है कि राज्यों का एक समूह, ठीक है। अब बात करते हैं, भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, ठीक है। वो श्रेणी क्या हो सकते हैं? राज्यों के क्षेत्र, संघ के क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब ये बात आपको आसानी से समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आपको समझना है, जब आप बात करते हैं भारत के संघ की, तो संघ शब्द जो है उसके लिए 2 शब्दावली का इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में, एक तो फेडरल और दूसरा है यूनियन। तो भारतीय संघ के लिए यूनियन शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन अमेरिकी संघ के लिए फेडरल शब्द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो भारत का जो संघ है वो पूर्णतया वो संघात्मक व्यवस्था नहीं है जिसकी परिभाषा एक संघ के रूप में दी जाती है, ठीक है। अमेरिका के राज्य क्या है कि वो उनकी जो शक्तियों का विभाजन है वो बहुत स्पष्ट है, और राज्यों को भी ठीक ठाक पावर वहाँ पर मिले हैं, और वो संभवतः इस स्तर पर होते हैं कि अपने आप को एक दूसरे से विरक्त भी कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी व्यवस्था नहीं है, आपको पावर मिला। यहाँ पर आप जानते हैं कि कानून बनाने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए सूचियाँ बनाई गई हैं, जैसे संघ सूची, तो संघ सूची के विषय में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के विषयों में राज्य सरकार कानून बनाती है, और इन दोनों पर जो कानून बनता है उसको समवर्ती सूची कहते हैं। जैसे आपका एजुकेशन है, तो एजुकेशन में केंद्र भी पॉलिसी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, ठीक है, तो समवर्ती सूची होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर स्पष्ट विभाजन आपको दिखता है कि राज्य को फला चीज पर कानून बनाने का, जैसे पुलिस है तो पुलिस हमेशा राज्य के अधीन होता है, उस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन केंद्र का भी अलग से अधिकार होता है। ये हो गया एक संघीय व्यवस्था का परिभाषा, लेकिन वो संघ का परिभाषा उत्तर प्रदेश किसी दिन चाहे और मोदी जी से जाकर के योगी जी बोले कि ऐसा है हमको उत्तर प्रदेश को भारत से अलग करना है, तो इसकी इजाज़त हमारा संविधान नहीं देता है, इसीलिए हम यूनियन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और कई संविधान के आलोचक ऐसा कहते हैं कि भारत एक संघ नहीं है, वो एक एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघ है, यानी कि उसमें जो केंद्र के पावर है ज़्यादा है। क्योंकि आप देखेंगे कि जिन विषयों पर पहले से कैटेगरी नहीं बनाया गया है कि वो किस सूची में है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? केवल और केवल केंद्र का है, ठीक है। या इसके अलावा इमरजेंसी का पावर,
इसके अलावा संसद को जो एब्सोल्यूट पावर मिला है कि विषम परिस्थितियों में वो राज्यों के लिए कानून बना सकते हैं, ये सब क्या पावर देते हैं, ये सब एकात्मकता का पावर देते हैं भारतीय केंद्र को या भारतीय संघ को। ठीक है, तो जो भारत का संघात्मक व्यवस्था है वो उस अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम फिर बात करेंगे अनुच्छेद 2, 3 और 4 की। इसमें हमने भूमिका रखी, थोड़ा सा भारतीय संघ को आपको समझाया और अनुच्छेद 1 में जो भी चीज़ें थी उस पर हमने बात की। ठीक है, अगली क्लास में हम उससे आगे बात करेंगे। अगर आपको कोई सवाल है, कुछ आपको समझ में नहीं है, कोई संदेह है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ संशय आपका है, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ, ये अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बुक्स का एक सीरीज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही चीप रेट में 10,000 में आपको सारी बुक्स मिल जा रही हैं। इसका डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए हमें, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो कीजिए, आपको इजली चीज़ें मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।